हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अस्थमा कि जो अस्थमा होता है वो कितने टाइप का होता है। अस्थमा क्या होता है? सांस की बीमारी होती है, या आप ये समझ सकते हैं कि फेफड़ों की बीमारी होती है, लंग्स की बीमारी जिसे बोलते हैं, लंग्स डिजीज़ होती है। तो ये कितने प्रकार की होती है, जिसे हिंदी में दमा भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके क्या उपचार होता है, यानी कि ट्रीटमेंट इसे कैसे हम कर सकते हैं, तो ये आज हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अस्थमा होता है ये वेरी कॉमन लॉन्ग टर्म जो लंग डिजीज़ होती है, यानी कि जो अस्थमा होता है एक बहुत ही आम जो है दीर्घकालीन फेफड़े की बीमारी है, यानी कि लंबे समय से चली आ रही, लंबे समय से जो रहती है वो इस तरीके की एक बीमारी होती है, ठीक है। तो ये जो होती है, जो अगर यूके की बात करें, इन यूके 5.4 मिलियन पीपल हैव अस्थमा। वहाँ पे कम से कम 5.4 जो मिलियन पीपल होते हैं उनको ये अस्थमा है, ऐसा आप समझ सकते हैं। दिस इज़ अबाउट 8 इन एवरी 100 पीपल, यानी कि हर 100 पर्सन में से 8% तो ऐसे हैं जिनको कि अस्थमा होता ही है। पीपल कैन हैव डिफरेंट सिम्टम एंड ट्रिगर। हर एक पीपल को जो होते हैं अलग अलग तरीके के लक्षण होते हैं, आ सकते हैं अलग अलग तरीके के, और अलग अलग कारणों से जो होते हैं उनके लक्षण जो हो सकते हैं बढ़ सकते हैं। तो ये जो होते हैं अलग अलग हर किसी को अलग अलग टाइप का दमे की बीमारी होती है, अस्थमा होता है, जिसे आप समझ सकते हैं कि वो उसके कॉज पर डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके किस वजह से अस्थमा हो रहा है। एंड यू मे हियर डिफरेंट टर्म। अब यहाँ पे जो है कुछ ऐसे टर्म यूज़ किए गए हैं, डिस्क्राइब किया गया है अस्थमा के लिए, जो कि हम देखेंगे। तो मोस्ट टाइप ऑफ अस्थमा आर मैनेज बाई। ज़्यादातर जो अस्थमा होते हैं वो किससे मैनेज किए जाते हैं? जो प्रबंध, मतलब मैनेज का मतलब प्रबंध इस प्रकार किया जाता है कि यूजिंग योर जो प्रिवेंटर इन्हेलर होता है, यानी कि प्रिवेंटर इन्हेलर हो या फिर मार्ट इन्हेलर हो, कोई सा भी इन्हेलर हो जो कि एवरीडे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, जिसको कि डॉक्टर क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के नहीं करना चाहिए, यानी कि एडवाइस जो डॉक्टर की लेती, सलाह जो डॉक्टर ने दी होती है उसको अपने पास हर समय रखना चाहिए। यूजिंग योर रिलीवर इन्हेलर, जो रिलीवर इन्हेलर होता है उसको उसका यूज़ करके व्हेन यू हैव अस्थमा सिम्टम। अगर जैसे ही आपको अस्थमा के सिम्टम आते हैं, लक्षण लग रहे होते हैं, तो जल्दी से जो भी इन्हेलर आपके पास है, रिलीवर जो आपको रिलीफ दे सकता है, आपको आराम पहुंचाता है, तो वो जो डॉक्टर ने आपको ऑर्डर्स किया उस इन्हेलर को यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। एंड यूजिंग रिटर्न अस्थमा एक्शन प्लान, और जो भी एक्शन प्लान है आपका रिटर्न में जो डॉक्टर ने आपको बताया वो आपको यूज़ करना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए जैसे ही लक्षण आते हैं। हैविंग रेगुलर अस्थमा रिव्यू, और बार बार जो होता है रिव्यू कराना चाहिए, यानी कि फॉलो अप करना चाहिए अपने जीपी, यानी कि जो जनरल फिजिशियन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनसे क्या करना चाहिए, अपने अस्थमा के बारे में रिव्यू करना चाहिए, उनसे बार बार जाके मिलना चाहिए, फॉलो अप करना चाहिए, अपने को दिखाना चाहिए। सम टाइप ऑफ अस्थमा में रिक्वायर एड ऑन ट्रीटमेंट। कुछ तरीके के जो अस्थमा होते हैं उनमें और ज़्यादा ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत होती है, यानी कि और ट्रीटमेंट ऐड करने की होती है ज़रूरत। और स्पेशल जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो केवल अस्थमा में ही जिन्होंने कोर्स किया होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हीं को उनसे ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है। तो जो इसके टाइप्स देखते हैं, तो सबसे पहले है एलर्जिक अस्थमा। एलर्जिक के नाम से ही लग रहा है कि किसी ना किसी एलर्जी की वजह से उनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही, यानी कि दमा की प्रॉब्लम हो रही। तो जो एलर्जिक अस्थमा होता है वो ट्रिगर बाय द एलर्जन, यानी कि कोई भी ऐसा एलर्जन, यानी कि कोई भी ऐसा कारण जिसके वजह से उनके जो अस्थमा के जो लक्षण होते हैं वो बढ़ते हैं ना। तो उसमें क्या हो सकता है, जैसे पोलन हो सकता है, ठीक है, जैसे पराग, पालतू जानवर और धूल के कण, ऐसे एलर्जन से शुरू होता है। यानी कि ये मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाया, आप पहले यहाँ देख लीजिए, फिर आप यहाँ से बाद में अगर नया समझ में आए तो आप इससे भी देख सकते हैं। तो पोलन का मतलब जब वेदर ये जो ऋतु चेंज होती है तो क्या होता है, उसमें जो पराग कण होते हैं, यानी कि जैसे कि कोई ऐसे फूलों के बीज होते हैं, कण होते हैं जो उड़ते हैं, उससे मतलब बसंत ऋतु में अक्सर देखा जाता है कि किसी किसी लोगों को इसकी प्रॉब्लम होती है। तो पोलन हो गया। जो पालतू जानवर की जो ये जो हेयर होते हैं, या फिर कोई डस्ट होती है, कोई ऐसे धूल धक्कड़ होते हैं, धूल के कण होते हैं, उनसे उनको एलर्जी होती है। तब और समटाइम कॉल्ड अटोपिक अस्थमा, इसको अटोपिक अस्थमा भी किसी समय बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। और ये जो अबाउट 4 आउट 5 पीपल विथ अस्थमा हैव एलर्जी, ठीक है। तो जो 5 में से 4% तो ऐसे होते हैं, 5 में से 4 पीपल ऐसे होंगे जिसको कि एलर्जिक अस्थमा होगा, ठीक है, किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी वस्तु यानी कि किसी चीज़ की वजह से उनको अस्थमा होगा, एलर्जी होगी, ठीक है। इफ़ यू आर डायग्नोज विद अस्थमा, अगर आपको डायग्नोज हो चुका है, आपको पता चल गया है कि आपको अस्थमा है, तो यू मे हैव जो है
स्किन प्रिक टेस्ट और ब्लड टेस्ट टू सी यू आर एलर्जिक और एलर्जिक टू एनी कॉमन एलर्जेंस। ठीक है, तो अगर आपको ये डायग्नोज हो चुका है कि आपको एलर्जिक अस्थमा है तो आपको क्या कराना चाहिए, स्किन प्रिक टेस्ट कराना चाहिए या ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं, जिससे कि पता चल जाएगा कि आपको किस टाइप का एलर्जन से, यानी कि किस किस वस्तु से आपको, किस चीज़ से आपको एलर्जिक है। ठीक है, उसके वजह से आपको अस्थमा के लक्षण आ रहे हैं। दिस विल हेल्प, अब वो आपको क्या हेल्प करेगा कि अंडरस्टैंड करने में कि अस्थमा का लक्षण कैसे बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, किस चीज़ से बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैनी पीपल विद एलर्जन ट्रिगर फॉर देयर अस्थमा, बहुत से जो पीपल होते हैं जो उनको एलर्जिक होती है, एलर्जी किसी वजह से हो रही है, तो उनके अस्थमा जो होता है उससे बढ़ रहा होता है, तो उसके साथ साथ उन्हें क्या होता है, हैव नॉन एलर्जिक ट्रिगर, उनको कि नॉन एलर्जिक जो अस्थमा मतलब होता है। अब अगर बाय द वे उनको किसी और चीज़ में नहीं हो रहा है अस्थमा, और उनके एलर्जिक अस्थमा यानी कि जैसे पॉलन है, पैट है, डस्ट है, इन सब में से भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि उनको क्या है, साथ साथ में नॉन एलर्जिक अस्थमा भी है। जैसे कि उनको विंटर में हो रहा है, कोल्ड वेदर में अगर उनका ये हो रहा है, या फिर सिगरेट स्मोकिंग के द्वारा उनको हो रहा है, तो ये भी एक कारण अदर भी हो सकता है। देखिए इससे आपको यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि जिन लोगों को अस्थमा के लिए एलर्जिक ट्रिगर होते हैं तो उनमें ठंड के मौसम और सिगरेट धुएं जैसे एलर्जिक ट्रिगर भी हो सकते हैं। एलर्जिक है तो नॉन एलर्जिक भी अस्थमा हो सकता है कुल मिला के। तो जो नॉन एलर्जिक अस्थमा आप देख लेते हैं, तो ये अस्थमा ऐसा होता है, इसको नॉन अटोपिक अस्थमा भी बोलते हैं। ये जो अस्थमा होता है ये एलर्जी से, इसके जो लक्षण होते हैं एलर्जिक वाले नहीं होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ते, जैसे कि पोलन, डस्ट माइट्स वगैरह जो अभी हमने देखा था, धूल धक्कड़ और ये जो पोलन होता है उससे नहीं बढ़ते हैं। ये लेस कॉमन होता है, यानी कि जो एलर्जिक अस्थमा होता है उससे ज़्यादा ये कम होता है, मतलब उससे कम होता है, ज़्यादा तो एलर्जिक अस्थमा ही होता है। अबाउट 5 जो 1 in 5 पीपल, यानी कि 5 जो अस्थमा वाले पीपल है उसमें से एक को तो नॉन एलर्जिक अस्थमा होगा। ठीक है, ये देखने को मिलता है, मतलब इसका जो रेशियो होता है। और जो नॉन एलर्जिक अस्थमा, मतलब उनको नॉन एलर्जिक अस्थमा होता है, 5 में से किसी एक को ऐसा हो सकता है। तो जो नॉन एलर्जिक अस्थमा होता है वो लेटर इन लाइफ में, यानी कि जो लाइफ के लास्ट एजेस में होता है, यानी कि वो अडल्ट एज में होगा। ठीक है, if your asthma does not seem to be triggered by thing like pollen, dust, mites और पेट्स, अगर आपका जो अस्थमा होता है इन सब चीज़ों से नहीं हो रहा है, एलर्जिक से नहीं हो रहा है, तो आपको क्या है, इसका मतलब आपको माइट हैव नॉन एलर्जिक अस्थमा है। ठीक है, और नॉन जो एलर्जिक अस्थमा होता है वो उनके जो लक्षण होते हैं वो इन चीज़ों से बढ़ सकते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन में अगर वो जाते हैं, यानी कि जो ये यहाँ पे देख लीजिए आप, हिंदी में भी दिया वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण हो गया, डैम्प एंड मोड, यानी कि जो ये जो नमी का मौसम होता है, या फिर जो फफूंद की जगह में वो चले जाएं, फफूंदी वाला एरिया होगा, और डैम्प होगा, नमी वाला होगा, या ज़्यादा ठंडा है तो उसमें कोल्ड कफ होगा उन्हें, तो चेस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, मतलब छाती में इन्फेक्शन हो सकता है, और स्ट्रेस हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से भी ये होता है कभी कभी। ठीक है, उसके अलावा जो होता है, कोई रिक्रिएशनल ड्रग ली होती है, यानी कि मनोरंजन के लिए कुछ ऐसी दवाएं यूज़ कर लेते हैं कुछ लोग, उसके वजह से भी अस्थमा हो सकता है, या फिर सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उसके वजह से भी अस्थमा होता है। अगर ये है तो योर जीपी और जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं मैनेज करने में अस्थमा के लक्षणों को। ठीक है, फिर है सीजनल अस्थमा, जैसे के नाम से ही लग रहा है, सीजन के अकॉर्डिंग ये अस्थमा होता है। तो सम पीपल गेट अस्थमा सिम्टम सर्टन टाइम्स ऑफ ईयर, यानी कि जैसे बताया सीजन, तो सीजनल अस्थमा में किसी साल में कोई एक सर्टन टाइम होगा, कुछ एक निश्चित पीरियड होगा जिस समय कि उसको ये अस्थमा होगा। जैसे कि जब ये फीवर का सीजन होता है, ज़्यादा फीवर आ रहा होता है, फ्लू चल रहा होता है ना, और ये जो होता है वेदर ज़्यादा ठंड का टाइम होता है तब ये होता है। ठीक है, एंड यू मे हियर दिस रेफर टू सीजनल, इसलिए इसको सीजनल अस्थमा आप बोल सकते हैं। इवन इफ़ यू हैव ओनली हैव सिम्टम सर्टन टाइम, अगर आपको जो होता है कुछ मतलब साल में कभी कभी ये हो रहा है किसी सर्टन पीरियड में, किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो ये इसका इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है, अस्थमा एक्शन प्लान को फॉलो करना है जो डॉक्टर ने आपको दिया हुआ है, एंड टेक योर प्रिवेंटिव इनहेलर प्रिस्क्राइब, और अपना जो प्रिवेंटिव इनहेलर जो प्रोवाइड किया था उसको भी आपको अपने पास रखना है और उसका भी यूज़
करना है। इफ़ यू ओनली नीड हेल्प मैनेजिंग योर अस्थमा ओनली एट सर्टन टाइम ऑफ योर, ठीक है, यदि आपको वर्ष के केवल कुछ समय में ही अपने अस्थमा के प्रबंधन में सहायता की आवश्यकता है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने जीपी या जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं उनसे आप क्या कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं कोई भी ये जो एयर ट्रीटमेंट प्लान होता है, ठीक है। अगर आपको मैनेज करना होता है अपना अस्थमा किसी भी सर्टन टाइम में, किसी भी मतलब किसी साल, पूरे साल में किसी सर्टन टाइम में अगर वो हो रहा है तो आप अपने नर्सिंग ऑफिसर या डॉक्टर से मिलके ट्रीटमेंट प्लान करवा सकते हैं और उसको आप अपने पास रख सकते हैं। और एडवाइस कैन हेल्प यू, और जो भी वो एडवाइस देते हैं तो उससे आपका जो सीजनल ट्रिगर होते हैं, ज़्यादा लक्षण जो होते हैं सीजन में अस्थमा वाले, वो जैसे कि पोलन और वेदर वाले, उसमें हेल्प मिल सकती है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल अस्थमा क्या होता है, जैसे इसके नाम से ही लग रहा, ऑक्यूपेशनल अस्थमा जो होता है वो जब आप कोई वर्क प्लेस में होते हैं और वहाँ पे आप वर्क कर रहे होते हैं, उसके एक्सपोजर में रहते हैं, तभी आपको होता है, ठीक है। यानी कि आपके काम के अकॉर्डिंग कोई चीज़ ऐसी होती है जिससे कि आपको वो रिएक्ट कर सकती है, तो उसके वजह से आपको ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अब 10 में से कुछ एक पर्सन ऐसा होगा, एक पीपल ऐसा होगा जिसको कि ये डेवलप हो सकता है ये वाला अस्थमा, जो कि क्या होता है, अगर वो 10 में से एक पर्सन होगा जिसको कि ये अडल्ट लाइफ में हो रहा, बचपन में वो ठीक था, टीनेजर में ठीक था, अब अडल्ट लाइफ में उसको ये हो रहा, जवानी में जब वो कोई काम धंधा करने लगा, तो उसको ऑक्यूपेशनल अस्थमा बोलेंगे क्योंकि उसके ऑक्यूपेशन के वजह से उसको ये हो रहा है, ठीक है। तो यू माइट हैव ऑक्यूपेशनल अस्थमा, अगर आपको ऑक्यूपेशनल अस्थमा है तो क्या होगा, योर अस्थमा सिम्टम स्टार्टेड एज, तब होगा, तब आप इसको समझ सकते हैं जब आपके जो सिम्टम होते हैं वो अडल्ट लाइफ में स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि जो अस्थमा के जो लक्षण होते हैं वो जवानी में उसको स्टार्ट हुए, तब इसको ऑक्यूपेशनल अस्थमा आप समझ सकते हैं। एंड योर अस्थमा सिम्टम इम्प्रूव ऑन डे यू आर नॉट इन वर्क, अगर आप अपने वर्क प्लेस पे नहीं है और उस समय आपको अपने जो सिम्टम होते हैं, लक्षण होते हैं अस्थमा वाले, वो नहीं आ रहे, इम्प्रूव है, तो इसका मतलब है कि आपको ऑक्यूपेशनल अस्थमा है। ऑक्यूपेशनल अस्थमा कैन बी कॉज बाय मैनी थिंग, ये बहुत तरीक़ों से हो सकता है, बहुत चीज़ों से, जैसे कि वर्क इन बेकरी, अगर आप किसी बेकरी में काम कर रहे हैं तो जो वहाँ पे आटे की जो धूल होती है उसके वजह से ये सिम्टम हो सकते हैं। और अगर आप जो होते हैं हेल्थ केयर वर्कर हैं, हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, तो जो लेटेक्स जो होती है उसके वजह से ये सिम्टम, वहाँ की चीज़ों की वजह से आपको जो ये लेटेक्स के जो सिम्टम होते हैं उसके वजह से ये बढ़ सकते हैं। इफ़ यू थिंक यू मे हैव ऑक्यूपेशनल अस्थमा, अगर आपको ऑक्यूपेशनल अस्थमा है तो आपको, अगर आप सोचते हैं कि मुझे ऑक्यूपेशनल वाले जगह में ही जाके हो रहा, मेरे वर्क प्लेस में ही हो रहा है, तो फिर आपको किसी डस्ट से हो रहा है या आपके वर्क में जो भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको ये लग रहा, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, नर्सिंग ऑफिसर से बात करनी चाहिए अपने राइट हेल्प के लिए, मतलब आपको राइट ट्रीटमेंट मिलेगा, या फिर वो आपको क्या करेंगे, रेफ़र करेंगे उसमें हायर सेंटर में, जो कि अस्थमा के ही लिए बने होते हैं। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा, तो इसमें क्या होता है कि कम से कम 10 लोग ऐसे होते हैं ये वाले अस्थमा के, कि 10 में से 9 को कम से कम ये होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो चेस्ट होता है, जो एयरवे होती है, टाइटनिंग इन देयर एयरवे, यानी कि उनको अपने चेस्ट में टाइटनेस फील होती है, जकड़न फील होगी, क्योंकि वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, किसके वजह से, एक्सरसाइज की वजह से। दिस इज कॉल्ड ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन, इसको क्या कहते हैं, ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, जिसमें ब्रोंक्यूल जो होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। और ये क्या करती है, इट कैन ऑल्सो अकर इन पीपल हु डू नॉट हैव अस्थमा, ये जो होती है उनमें होता है जिससे कि अब उनको अस्थमा नहीं है लेकिन वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके समय में उनको ये हो सकता है, उनको भी ये हो सकता है, इन्हें ब्रोंकोडायलेक्टर अस्थमा कहते हैं। ये उन लोगों में भी हो सकता है जिन्हें अस्थमा नहीं होता, जैसे मैंने अभी बताया, केवल वे एक्सरसाइज के समय होगा लेकिन उन्हें अस्थमा नहीं है। यू कैन गेट सिम्टम ऑफ ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग और आफ्टर एक्सरसाइज, अगर आपको जो होते हैं इसके लक्षण जो होते हैं ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन के एक्सरसाइज के समय या एक्सरसाइज के बाद आ रहे हैं, तो उसमें क्या फील होगा आपको, एक तो आपको टाइटनेस लगेगी, चेस्ट आपको जो होता है टाइट, मतलब सांस लेने में परेशानी होगी, टाइट अपना चेस्ट उसको टाइट लगेगा, वीजिंग होगी, यानी कि उनको विस्लिंग साउंड आएगी, जो सांस की आवाज़ आती है ना ब्रीथ करने की, वो आएगी उन्हें, कफिंग होगी, खांसी आएगी, तो इससे घरघराहट की आवाज़ आएगी, ठीक है, सांस फूलना उन्हें लगेगा, छाती में जकड़न लगेगी, तो ये सारी चीज़ों से होगी, खांसी भी आएगी। इफ़ यू हैव नॉट बीन डायग्नोज विद अस्थमा, अगर आपको ये जो डायग्नोज नहीं हुआ है अस्थमा, मतलब पता नहीं, अभी आपको नहीं इसको डायग्नोज किया गया है, बट यू हैव दी सिम्टम, लेकिन आपको क्या है, ये वाले सिम्टम आ रहे हैं,
रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, ठीक है। और दे कैन गिव यू इस टेस्ट, और अब वो क्या करेंगे, आपके कुछ टेस्ट करवाएंगे ये देखने के लिए कि आपको क्या ये वाला अस्थमा है या कोई दूसरी कंडीशन की वजह से आपको ये वाले लक्षण हो रहे हैं, ठीक है। गिव अ मेडिकेशन, अब वो कुछ मेडिकेशन भी होती हैं जो कि वो आपको देंगे इफ़ यू नीड टू हेल्प मैनेज। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो ये लक्षण है मैनेज हो जाए तो वो आपको कुछ मेडिकेशन देंगे आपके सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए। तो आपके जब सिम्टम कंट्रोल हो जाएंगे तो आप क्या कंटिन्यू क्या कर सकते हैं अपने, अगर आप चाहते हैं कि जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो कंटिन्यू करें और वो सेफली इसके साथ करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। इफ़ यू हैव अस्थमा एंड इट गेट वर्स ड्यूरिंग और आफ्टर एक्सरसाइज, अगर आपको अस्थमा है, ठीक है, और ये और ज़्यादा बिगड़ जाता है जिस समय आप एक्सरसाइज करते हैं या एक्सरसाइज करने के बाद, तो आपको क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज जो भी आपको डॉक्टर ने एडवाइस दी उसको अच्छी से रीड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। इफ़ सिम्टम कंटिन्यू टू बी प्रॉब्लम, अगर ये सिम्टम कंटिन्यू बने हुए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, अपने जो जनरल फिजिशियन होते हैं, नर्सिंग ऑफिसर होते हैं, ताकि वो, और फिर आपको रिव्यू करना चाहिए ट्रीटमेंट, अपने ट्रीटमेंट को फॉलो भी करना चाहिए, बीच बीच में जाके उन्हें चेक करवाना चाहिए, दिखाना चाहिए। और ये जो डॉक्टर होते हैं आपके, वो आपको उसके अलावा कुछ और ट्रीटमेंट भी उसमें ऐड कर सकते हैं बिफोर एक्सरसाइज, यानी कि ताकि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे पहले कुछ और ट्रीटमेंट भी आप ले पाएँ, जिससे कि आप क्या कर सकें, अपने सिम्टम को मैनेज कर सकें, यानी कि जो भी ये लक्षण आ रहे हैं एक्सरसाइज करते समय ये कंट्रोल हो पाए। बीइंग एक्टिव कैन हेल्प यू मैनेज योर अस्थमा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, सक्रिय रहने से आपको जो अपने अस्थमा से प्रबंध करने में आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार में मदद मिल सकती है, ठीक है। मैनेज हो सकते हैं आपके अस्थमा वाले जो लक्षण होते हैं, इससे ये हेल्प मिलेगी और इम्प्रूव होगी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि आपकी जो लाइफ स्टाइल होती है, लाइफ जो होती है वो क्वालिटी वाली होगी, इम्प्रूव होगी। अस्थमा वाले लक्षण जो होते हैं इम्प्रूव हो जाएंगे तो क्वालिटी लाइफ आप जी सकते हैं। एंड फाइंड आउट मोर अबाउट हाउ, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं कि कैसे ये जो एक्सरसाइज को एंजॉय किया जा सकता है या एक्टिविटी को जो होती है सेफली एक्टिविटीज़ करी जा सके। तो उसके लिए आपको अपने अस्थमा वाले सिम्टम को मैनेज करना पड़ेगा। देन डिफ़िकल्ट अस्थमा, एक नेक्स्ट होता है डिफ़िकल्ट अस्थमा, जैसे नाम से ही लग रहा, तो ये जो होता है ये कठिन अस्थमा कह सकते हैं हिंदी में इसको। तो ये जो डिफ़िकल्ट अस्थमा जो टर्म यूज़ किया गया है इसके लिए, इसमें क्या होता है, हाई डोज ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है इसको कंट्रोल करने के लिए, इन लक्षणों को, ठीक है। अब जो होता है हाई डोज ट्रीटमेंट क्या होगा, इसमें से जो 5 से 1 पीपल ऐसे होते हैं अस्थमा वाले जिनको कि डिफ़िकल्ट अस्थमा होता है, ठीक है। इट इज़ समटाइम कॉल्ड, इसको समटाइम क्या किया जाता है, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल अस्थमा भी बोला जाता है या फिर डिफ़िकल्ट टू ट्रीट अस्थमा भी इसको बोला जाता है, डिफ़िकल्ट अस्थमा को, ठीक है। और फॉर वन पीपल, यानी कि सॉरी फॉर मोस्ट पीपल, ज़्यादातर जो पीपल होते हैं वो मैनेज योर अस्थमा, अपने अस्थमा को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, वेल कैन इम्प्रूव एंड सिम्टम जो होते हैं उसको वो मैनेज करने के लिए जो होते हैं, अपने अस्थमा को जो सिम्टम आते हैं उसको ठीक करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, सुधार कर सकते हैं उसमें। इसका मतलब ये होता है कि वो सुधार करने के लिए क्या करेंगे, इफ़ यू हैव प्रिवेंटर, अगर आपके पास जो प्रिवेंटर या मार्ट इनहेलर है तो उसको क्या करना है, अपने पास रखना है और उसको लेना है जैसा कि डॉक्टर ने बताया है, और आपको इनहेलर टेक्निक को करेक्ट तरीके से, सही तरीके से यूज़ करना है। इनहेलर को किस तरीके से उसको दबाया जाता है, मुंह पे रख के प्रेस किया जाता है, वो आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यूजिंग एन अस्थमा एक्शन प्लान, और आपको जो है एक्शन जो यूज़ अस्थमा के लिए एक्शन प्लान डॉक्टर ने बताया उसको भी आपको यूज़ करना है, साथ में रखना है। सो यू नो व्हाट टू डू इफ़ यू गेट अस्थमा सिम्टम, ठीक है। अगर आपको अस्थमा के सिम्टम दिखते हैं तो आपको ये सब करना है ताकि जो अस्थमा के लक्षण होते हैं उसको कम से कम किया जा सके। एंड हैविंग एन अस्थमा रिव्यू एट लीस्ट 1 ईयर, और कम से कम एक बार अस्थमा की समीक्षा जरूर से करवाना चाहिए, फॉलोअप करवाना चाहिए। रिव्यू का मतलब दिखाना चाहिए, ठीक है। ये है।
उसके अलावा सीवियर अस्थमा, सीवियर अस्थमा का मतलब आता है गंभीर अस्थमा, सीवियर का मतलब गंभीर। तो ये अस्थमा जो होता है एक टाइप ऑफ डिफिकल्ट अस्थमा होता है, जो अभी हमने पढ़ा था डिफिकल्ट अस्थमा का ही एक टाइप होता है, जिसमें कि जो सिम्टम होते हैं वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं कंट्रोल करने। जो ये लक्षण हो रहे हैं ना, सांस लेने में तकलीफ होना, खांसी आना, घुटन होना, इसको सही करने में बहुत मुश्किल हो जाता है, कठिन करने में, इवन विथ हाई डोज मेडिकेशन। चाहे उसको हाई डोज मेडिकेशन मिल रही हो, लेकिन ये सिम्टम कठिन हो रहा है अगर उसको मेंटेन करने में मुश्किल हो जाता है। तो अबाउट 1 in 25% अस्थमा है सीवियर अस्थमा। कम से कम 25 में से एक पीपल ऐसा होगा जिसको कि सीवियर अस्थमा होता है। और सीवियर अस्थमा इज़ यूजुअली डायग्नोज एंड ट्रीटेड इन स्पेशलिस्ट अस्थमेटिक केयर। और ये वाला जो अस्थमा होता है ये इसका जो डायग्नोज होता है, यानी कि इसका जो पता लगाया जाता है, इसका जो इलाज होता है वो स्पेशलिस्ट अस्थमेटिक केयर, यानी कि जो इसी के लिए क्लिनिक बनी होती हैं और जो इसी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनसे कराना पड़ता है। तो ये एक गंभीर टाइप का अस्थमा होता है, जो कि डिफ़िकल्ट टाइप के अस्थमा का ही एक प्रकार होता है। समझ में आ गया? और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, चाहे हार्ड डोज मेडिकेशन ले रहे हो, ठीक है। अच्छा, यू मे हैव सीवियर अगर आपको सीवियर अस्थमा है तो यू आर फाइंडिंग योर अस्थमा ट्रीटमेंट सिम्टम, तो आपको अपने अस्थमा के सिम्टम का पता लगाना चाहिए जो कि अभी कंट्रोल करने में मुश्किल हो रहे हैं, इवन विथ प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट। चाहे डॉक्टर ने ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर दिया उसके बाद भी उसको पता लगाना मुश्किल हो रहा है और कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है, तभी आपको इसका मतलब सीवियर अस्थमा है। एंड यू हैव हैड 2 or more अस्थमेटिक अटैक। अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा अटैक आ गए अस्थमा के, तो आपको क्या कर नीडिंग ओरल स्टेरॉइड इन अ ईयर, तो आपको जो है साल में कम से कम ओरल स्टेरॉइड लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। एंड अगर आपको हैड 1 or more अस्थमेटिक अटैक, अगर आपको एक या ज़्यादा अटैक आए हैं तो नीडिंग ट्रीटमेंट, तो आपको क्या हो सकती है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है इन हॉस्पिटल इन अ ईयर। तो आपको साल में हॉस्पिटल में एडमिट होकर उसको ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत हो सकती है, मतलब होती है। एंड योर अस्थमा सिम्टम आर स्टॉपिंग, अगर आपके अस्थमा के स्लीपिंग प्रॉपरली, अगर जो योर अस्थमा सिम्टम आर स्टॉपिंग यू स्लीप प्रॉपरली, और अगर आपको जो अस्थमा के सिम्टम होते हैं सोने नहीं दे रहे हैं, अच्छी से आप स्लीप नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, तो वो इसका मतलब है आपको सीवियर अस्थमा है, ठीक है। इफ़ एनी ऑफ दीज अप्लाई टू यू मेक श्योर यू मेक एन अपॉइंटमेंट विथ, अगर आपको इनमें से कोई सा भी है जो अभी आपने देखा, तो आपको ज़रूर से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए और आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अपने अस्थमा स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उसको फर्दर टेस्ट के लिए, ताकि वो आगे पता लगा पाए कि किस वजह से ये हो रहा है, तो फर्दर टेस्ट करवा पाए। इफ़ यू हैव सीवियर अस्थमा, अगर आपको सीवियर अस्थमा है तो आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है, मतलब और दूसरे ट्रीटमेंट भी साथ में ऐड करने की ज़रूरत हो सकती है। फिर है ब्रिटल अस्थमा। ब्रिटल अस्थमा का मतलब होता है टर्म ब्रिटल अस्थमा जो होता है वो डिस्क्राइब योर अस्थमा, यहाँ पे जो होता है अपने आप जो आपने अपने अस्थमा का वर्णन करने के लिए भंगुर अस्थमा शब्द का इस्तेमाल करते सुना होगा, ये ब्रिटल अस्थमा, ठीक है, इसको हिंदी में भंगुर अस्थमा बोलते हैं। तो आपने कभी सुना होगा इसका वर्ड कि आपको ये बोला गया होगा, आपको ये वाला अस्थमा है, तो इसका मतलब है दिस इज़ एन ओल्ड फैशन नेम ऑफ डिफ़िकल्ट अस्थमा। तो आजकल इसको जो डिफ़िकल्ट अस्थमा है इसका इसी को सीवियर अस्थमा और डिफ़िकल्ट अस्थमा को ही ये कहते हैं। ये कठिन अस्थमा और गंभीर अस्थमा के लिए ही पुराना नाम है, पहले इसको यूज़ किया जाता था, ठीक है। फिर है स्नोफिलिक अस्थमा। स्नोफिलिक अस्थमा, जैसे स्नोफिल आपने सुना होगा, ब्लड जो सेल होती हैं, इसके वजह से इसका नाम पड़ा है। स्नोफिलिक अस्थमा जो होता है वो हाई लेवल ऑफ ब्लड सेल, मतलब ज़्यादा नंबर में ब्लड सेल हो जा रहे हैं जो स्नोफिल होते हैं, उसी को स्नोफिल इन द एयरवे, यानी कि जो एयरवे होता है, यानी कि जो हवा का मार्ग होता है जिससे हम एयर लेते हैं अंदर अपने लंग्स में पहुंचाते हैं, तो उस एयरवे में क्या होता है, उस मार्ग में क्या होता है, स्नोफिल ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि जो ये ब्लड सेल होते हैं ये ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए इसको स्नोफिल कहते हैं, स्नोफिल अस्थमा बोलते हैं। दीज ब्लड सेल क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इन्फ्लामेशन करते हैं। इन्फ्लामेशन का मतलब सूजन वहाँ पे कर देते हैं एयरवे में, ठीक है। तो यू कैन हैव स्नोफिल अस्थमा, अगर आपको स्नोफिल अस्थमा हो सकता है तो एज पार्ट ऑफ अनदर टाइप ऑफ अस्थमा। तो ये जो स्नोफिल अस्थमा होता है ये दूसरे टाइप जितने भी अभी हमने टाइप पढ़ते हैं उसी का कोई एक प्रकार हो सकता है, उसी के
साथ ये भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सम पीपल हैव एलर्जी इस्नोफिलिक अस्थमा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिसको एलर्जी जो एलर्जिक इस्नोफिलिक अस्थमा होता है या फिर सीवियर इस्नोफिलिक अस्थमा हो सकता है, यानी कि दोनों जो एलर्जिक हो गया और सीवियर अस्थमा हो गया उसी के साथ इस्नोफिलिक लग गया, तो ये इस तरीके से इन दूसरे टाइप पे अस्थमा का भी एक प्रकार हो सकता है। इस्नोफिलिक अस्थमा इज़ ऑफन ट्रीटमेंट विद बायोलॉजिकल थेरेपी। तो जो ये इस्नोफिलिक जो अस्थमा होता है इसको ट्रीट किसके द्वारा किया जाता है, बायोलॉजिक थेरेपी के द्वारा किया जाता है। इफ़ इट डज़ नॉट रिस्पॉन्स टू स्टैंडर्ड अस्थमा ट्रीटमेंट, अगर ये अस्थमा जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है जो डॉक्टर देते हैं अगर उससे कंट्रोल नहीं होता तो फिर ये बायोलॉजिकल थेरेपी के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। दीज रिड्यूस द नंबर ऑफ इस्नोफिलिक इन योर एयरवे। जो क्या करते हैं कि जो आपका जो एयरवे होता है यानी कि जो वायु मार्ग होता है जिससे हम हवा अंदर खींचते हैं वहाँ तक ले जाते हैं ट्रेकिया जिसे, तो वहाँ पे स्नोफिल का जो नंबर होते हैं वो कम कर सकते हैं। ठीक है। देन है चाइल्डहुड अस्थमा। चाइल्डहुड अस्थमा का मतलब होता है अस्थमा इन मोस्ट कॉमन लॉन्ग टर्म कंडीशन अफेक्टिंग चिल्ड्रन। तो ये जो अस्थमा होता है ये जो यूके में देखा इन द यूके में क्या देखा गया कि जो बच्चे होते हैं वो इसके उनमें ज़्यादा मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है चाइल्डहुड अस्थमा। ठीक है, सबसे कॉमन कंडीशन बीमारी है ये अस्थमा की। ठीक है, इसलिए इसको चाइल्डहुड अस्थमा भी बोलते हैं। अराउंड 1 in 11 चिल्ड्रन इन यूके हैव अस्थमा, यानी कि यूके में जो है 11 बच्चों में से कम जो एक बच्चा होता है उसको ज़रूर से ये वाला अस्थमा होता है, इसलिए चाइल्डहुड अस्थमा बोलते हैं। अस्थमेटिक होते हैं बच्चे भी कोई। तो सम चिल्ड्रन डायग्नोज विद अस्थमा, कुछ चिल्ड्रन होते हैं जिनको कि अस्थमा का डायग्नोज किया जाता है, उनको बोला जाता है कि इनको अस्थमा है। तो फाइंड इन इम्प्रूव एंड डिसअपियर कम्प्लीटली एज दे गेट ओल्डर। तो ये जो इनको जिनको बताया गया था कि इन्हें अस्थमा चाइल्डहुड अस्थमा है तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं इम्प्रूव होते चले जाते हैं और उसके लक्षण भी जो होते हैं वो डिसअपियर होते चले जाते हैं जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं बच्चे। ठीक है, इसीलिए इसको चाइल्डहुड अस्थमा बोलते हैं क्योंकि चाइल्डहुड में ही होता है और बाद में ये धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है। दिस इज़ नोन एज चाइल्डहुड अस्थमा, इसी को चाइल्डहुड अस्थमा बोलते हैं। अस्थमा कैन समटाइम रिटर्न लेटर इन लाइफ, लेकिन ये जो अस्थमा होता है कभी कभी लाइफ में दोबारा से स्टार्ट हो जाता है जैसे बाद में ना जवानी में ये होता है। इफ़ योर चाइल्ड हैव, अगर आपके बच्चों में अस्थमा है तो आप क्या करें, डॉक्टर को जो सलाह होती है उसको रीड करें, पढ़ें और उसकी एडवाइस को, और वो आपको मतलब बच्चे को स्टे रखने में हेल्दी रखने में मदद करेगा। अडल्ट ऑनसेट अस्थमा, एक होता है अडल्ट ऑनसेट अस्थमा जैसे नाम से ही लग रहा है। तो ये अस्थमा जो होता है ये चाइल्डहुड से स्टार्ट होता है, बट इसके जो पीपल होते हैं वो डायग्नोज होता है अस्थमा, जो पीपल आर डायग्नोज विथ अस्थमा फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन दे आर एन अडल्ट। लेकिन जब वो अडल्ट हो जाते हैं तो उनको फर्स्ट टाइम जब अस्थमा डायग्नोज किया जाता है कि इनको अस्थमा है। ठीक है, लेकिन इनको ये क्या कहाँ से स्टार्ट हो गया था, चाइल्डहुड से। ठीक है, और बाद में इम्प्रूव हो गया था, लेकिन बाद में ये अडल्टहुड में फिर से ये सिम्टम स्टार्ट हुए लक्षण, तो बताया गया कि उनको क्या है, अस्थमा है। तो इसको अडल्ट ऑनसेट अस्थमा बोलते हैं क्योंकि अचानक से स्टार्ट हुआ। लेट ऑनसेट अस्थमा भी इसको बोलते हैं क्योंकि ये लाइफ मतलब बाद में स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सम ऑफ दीज कॉज ऑफ अडल्ट ऑनसेट अस्थमा आर, कुछ ऐसे कारण होते हैं जो कि अडल्ट अस्थमा होते हैं जिससे कि अस्थमा कॉज सब्सटेंस, यानी कि कुछ ऐसे कारण होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से अस्थमा होता है, जैसे कि एक्सपोज टू एट वर्क यानी कि ऑक्यूपेशनल अस्थमा। जब जवानी में काम करने जाते हैं तो उनके ऑक्यूपेशनल जो स्पेस होता है, इस ऑक्यूपेशनल जो प्लेस होता है वहाँ से उनको उसके वजह से अस्थमा हो जाता है, उसको ऑक्यूपेशनल अस्थमा जैसे हमने भी पढ़ा था। स्मोकिंग करने लगते हैं अडल्टहुड में तो भी ये हो सकता है। या फिर सेकेंड हैंड अस्थमा, यानी कि अब वो स्मोकिंग तो नहीं कर रहा लेकिन स्मोकर्स के साथ वो रहता है, बैठता है, उठता है, तो भी ये हो सकता है। ओबेसिटी हो सकती है। ओबेसिटी का मतलब होता है कि जो ओबेज होते हैं, हेल्दी होते हैं, अपने एज ग्रुप के से ज़्यादा उनका वेट होता है। फीमेल सेक्स हार्मोन जो होते हैं, यानी कि फीमेल मेल के कंपैरिजन में फीमेल को ज़्यादा ये होता है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।